हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग सीख रहा था हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चैनल में जाके वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो आज होगा 5th वीडियो, जो होगा बॉन्ड एंगल BACPR के साथ बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है और किस तरह से बॉन्ड एंगल चेंज होता है वो हम देखेंगे। तो अगर SP हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसका लीनियर शेप हो जाएगा और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। अगर SP2 हुआ तब होगा ट्राइगोनल प्लेनर और इसका हो जाएगा 120 डिग्री। अगर SP3 हुआ तब होगा टेट्राहेड्रल, जिसका होगा 109 डिग्री 28 मिनट। बट कुछ कुछ बुक में इसको 109.5 डिग्री भी लिखा जाता है। तो ये भी सेम ही है, ये कुछ अलग नहीं है और गलत भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल टू 60 मिनट होता है, जो जियोग्राफी के क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से होता है। और 0.5 डिग्री हो गया 30 मिनट, और यहाँ पे 28 मिनट है तो 0.5 डिग्री लिखा जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो SP3D अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इस केस में 2 एंगल आ जाएगा। एक आएगा 120 डिग्री का, एक आएगा 90 डिग्री का। तो ये 2 एंगल कैसे होता है, तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है वो किस इस तरह से होता है। तीनों पहले होता है जिसके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है ईच। उसके बाद एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, और अबव द प्लेन और इसके बीच में 90 डिग्री। अगर SP3D2 हुआ तब होगा ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ एक ही एंगल आएगा, वो है 90 डिग्री का, क्योंकि वो सब एक दूसरे का 90 डिग्री होता रहता है। SP3D3 के लिए होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस केस में फिर से 2 एंगल आएगा, एक आएगा 72 डिग्री का, एक आएगा 90 डिग्री का। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से होता है। सपोज ये सेंट्रल एटम ले लिया, तो पहले हम पेंटागोनल प्लेनर बनाएंगे। सपोज इस तरह से है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा तो ये कितना का होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 5 डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 72 डिग्री। सिंपल है, आपको इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक है ऊपर अबव द प्लेन, एक है बिलो द प्लेन, जिसके बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। बस हो गया। तो ये आप कभी रटो मत, इसको ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ याद रखो, ताकि कभी भी आप निकाल पाओ और किसी को समझा भी पाओ कि ओरिजिनली होता क्या है ऐसी चीज़। और ये तो हो गया नॉर्मल बॉन्ड एंगल, जो हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ चेंज होता रहता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और ऐसे भी याद रह जाएगा ये। मगर अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड एंगल एग्जाम में आने से उस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे। तो एक्चुअली बॉन्ड एंगल के ऊपर बाद में एक पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा, वो बात की बात है। मगर अभी मैं सिखा दे रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल आप निकालोगे कैसे जब क्वेश्चन में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ट्रिक बोल के लिख लो। तो सपोज उसमें 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आप जो भी क्वेश्चन देगा उसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। और हाइब्रिडाइजेशन अगर SP आया, या फिर SP2 आया, या फिर SP3 आया, इस तरह से 3 डिफरेंट आ गया, तब तो काफी इजी है, क्योंकि SP सबसे बड़ा होता है बॉन्ड एंगल, फिर SP2 होता है, फिर SP3 होता है। ऑलरेडी हम लोग उस पेज में आपको एक्सप्लेन किया ही कि ये 180 डिग्री का हो गया, ये हो गया 120, ये हो गया 109.28 मिनट। और सपोज इसका एग्जांपल के लिए आप ले लो CO2 ले लिया इसको, और यहाँ पे BF3 एंड CH4 ही ले लो। अगर इस तरह से आ गया तो आप ऐसे कर सकते हो, बट इतना इजी तो आएगा नहीं। तो सपोज उसके बाद क्या होगा, सपोज तीनों में SP3 आ गया, SP2 आ गया, सेम हो गया। अगर तीनों हाइब्रिडेशन सेम हो गया सेंट्रल एटम का, तब आपको जाना पड़ेगा स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। और लोन पेयर और बॉन्ड एंगल का रिलेशन क्या है,
लोन पेयर अगर ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों होगा? ये रिपल्शन की वजह से होगा। तो इसके एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं NH3 और वाटर को। NH3 का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। वाटर का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। इसमें लोन पेयर कितना है? इसमें है 1 और इसमें है 2। तो उस हिसाब से लोन पेयर ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल कम। तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा और वाटर का बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और ओरिजिनल में जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वो भी ये 107 डिग्री दिखाता है और ये 104.5 डिग्री दिखाता है। तो लोन पेयर और बॉन्ड एंगल का रिलेशन कुछ इस तरह से है। अगर लोन पेयर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। अगर सपोज आपका हाइब्रिडेशन भी सेम हो गया और उसके बाद लोन पेयर भी सेम हो गया, तब आपको जाना पड़ेगा स्टेप 3 पे। और स्टेप 3 में आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। और इसका एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं NH3 एंड PH3 का। तो हालांकि अगर आप मेरा सेकंड वीडियो देखा है ड्रैगोस मॉलिक्यूल का, तब आपको पता चल जाएगा कि PH3 ड्रैगोस मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इसका एंगल सबसे कम होता है। फिर भी हम लोग यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिए है तो हम करके देखेंगे। सपोज दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है? सपोज sp3 होता है दोनों का, और लोन पेयर भी दोनों में 1-1 है। बट अब हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में सेंट्रल एटम डिफरेंट है, और तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कितना है? तो ये हो गया NH3, ये हो गया PH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा एज पर रूल। बट आपको इस तरह से रटना नहीं है, आपको सीखना है कि रीजन बिहाइंड क्या है इसके पीछे। एक्चुअली जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने ओर ऐसे खींच लेता है, तीनों खींच लेगा अपने ओर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण। सपोज तीनों को अपने ओर ज्यादा खींच लिया तो तीनों पास पास आ जाने के बाद रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। और सपोज सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, पहले हाइब्रिडेशन सेम हो गया, लोन पेयर सेम हो गया, अब सेंट्रल एटम भी सेम हो गया। अब क्या करना है? अब आपको जाना है स्टेप 4 पे। उसमें आपको देखना है सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम हो जाएगा। और उसके एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं C। यहाँ पे हमको पता है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, पीरियोडिक में सबसे ज्यादा ही होता है ये पीरियोडिक टेबल में। फिर क्लोरीन का कम है उससे। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल कम होगा, तो उस हिसाब से क्लोरीन का ज्यादा हो गया। बट फिर से मैं रीजन बोलना चाहूंगा। रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है तो ये खींच लेगा तो अपने और आ जाएगा। तो अपने और जब फ्लोरीन के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कितना ज्यादा डिस्टेंस है, और क्लोरीन तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये खींच नहीं पाएगा। सपोज यहाँ ही रह गया, यहाँ आधे में रह गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से ये रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये पास में है तो रिपल्शन होगा, और ये दूर दूर है तो रिपल्शन नहीं हो पाएगा। तो वो रीजन है कि इसका ज्यादा होता है। और कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी है, बट आज एक्सेप्शनल बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला हो कि बॉन्ड एंगल के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आएगा जिसमें हम उसके बारे में बोलेंगे, डिटेल्स बोलेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो कि मेरे थ्योरी वीडियो के बाद एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो ये है अरेंज बॉन्ड एंगल ऑफ NH4+, NH3+ और NH2- इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? NH4+, NH3 और NH2-
इस ऐसे लिख लिया सपोज, तो स्टेप 1 अप्लाई करेंगे, जिसके तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम ही है, sp3 का ये। अगर किसी को नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन तो मेरा फर्स्ट वीडियो में जाओ, सीख के आओ वहां से। तो उसके बाद लोन पेयर, इसमें तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ये लोन पेयर है और इसमें 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर जिसका ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो ये हो गया NH2 माइनस सबसे कम, फिर हो जाएगा NH3 जो एक लोन पेयर है, उसके बाद हो गया NH4 प्लस, तो इसके पास कुछ लोन पेयर नहीं है तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है। तो ये स्टेप 2 में सोल्व हो जा रहे हैं, उसके बाद और जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने कितना 4 वीडियो पहले दिया। सबसे पहले वीडियो में ये क्लास हो चुका है, अब कुछ बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सिखाया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो किसी को अगर नहीं आता है तो वहां से अच्छे इजी वे टू हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट सीख के आओ। फिर सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने सिखाया ड्रैगोस मोलिक्यूल क्या होता है, और थर्ड वीडियो जो हुआ उसमें सिखाया BACPR क्या होता है, और BACPR के साथ वो जो रिलेशन है शेप और ज्योमेट्री का उसके बारे में। फोर्थ वीडियो जो था उसमें हम लोग बेंस रूल के बारे में बात किया जो TPP से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक वीडियो तो नोटिफिकेशन आया जो कुछ CSIR में। और आज का 5th वीडियो में आपने सीख लिया बॉन्ड एंगल। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा 6th वीडियो में क्या होगा, क्वेश्चन होगा, शेप ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल सबके ऊपर क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन मैं कर दूंगा और कुछ होमवर्क दे दूंगा, आपको करना पड़ेगा। तो आप शेयर करो और कमेंट करो, लाइक करो। वीडियो ठीक लगा तो लाइक करो, ठीक ही लगेगा। तो थैंक यू।